हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने रिवीजन टूर ऑफ पाइथन के लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और अभी तक लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में मैंने जो भी करवाया, आई होप आप सब लोगों ने उनको रिवाइज कर लिया होगा उन सारे टॉपिक्स को। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4। अच्छा, आज के इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोग क्या करेंगे? देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में बात करनी शुरू करी थी। ठीक है जी, और उसमें हमने देखा था पहला ऑपरेटर जो कि था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। इस अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, और ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है हमारा, इसके अंडर हम लोगों ने जिन ऑपरेटर्स को पढ़ा था वो थे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये डिवीजन का ऑपरेटर था। फिर एक और ऑपरेटर बताया था मैंने आपको, फ्लोर डिवीजन। उसके बाद एक ये परसेंटेज का सिंबल जिसको मॉडुलस कहते हैं, और उसके अलावा एक डबल स्टार जो एक्सपोनेंशियल है, ये हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पिछली क्लास में मैंने विद एग्जाम्पल समझाए थे, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ अब हम जो सेकंड कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स दे रखे हैं इसके अंदर, उनके बारे में बात करते हैं। तो दूसरी कैटेगरी जो है मेरे पास ऑपरेटर्स की, ये है हमारी रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है ऑपरेटर की, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर्स अब हमारे कौन कौन से हैं जरा ये जान लें। ठीक है, तो एक हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है ग्रेटर देन, फिर दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर है लेस देन, फिर है लेस देन इक्वल टू, फिर है ये इक्वालिटी का सिंबल। ये इक्वालिटी के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, दो चीजें बराबर हैं कि नहीं है वो कंपेयर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक उसके बाद आ जाता है नॉट इक्वल टू। ठीक है जी, तो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स में जो ऑपरेटर्स हैं वो ये सारे हैं हमारे पास। ठीक है, अब एक चीज याद रखना है कि अभी रिलेशनल ऑपरेटर हमें यूज किस काम के लिए करने, कैसे, मतलब क्या इसका पर्पज होगा। देखो, हम ये जानना चाहते हैं कि भैया ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, ये जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर हम लोगों ने देखे, अभी यहां पे ऊपर जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर हम लोगों ने देखे, तो भैया ये जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर हैं हमारे, इन सारे रिलेशनल ऑपरेटर का हम यूज करते कहां पे हैं? तो भाई इन सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, अगर मुझे कंडीशनल स्टेटमेंट अगर तैयार करनी है, तो उस कंडीशनल स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर को यूज अगर हम कहां पे करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट को तैयार करने में हम रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं। और ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है ना, इनका नतीजा या तो ट्रू में आता है या फॉल्स में आता है। तो चलिए जरा इस बात को थोड़ा और गौर से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मैं यहां पे आपके सामने कहना चाह रहा था। तो चलिए, अब मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं, उस एग्जांपल को देख के शायद मेरी बात और क्लियर हो जाएगी। अब मैंने बोला एक स्टेटमेंट लिखी यहां पे, ए इज, या ऐसा लिखता हूं अभी फिलहाल, मैं यहां पे अभी लिख रहा हूं 5 इज ग्रेटर देन 2। अच्छा, ये जो 5 इज ग्रेटर देन 2 है, अब ये क्या है, इसको मैं कहूंगा कंडीशनल स्टेटमेंट, क्योंकि यहां पे हम कुछ कंडीशन चेक कर रहे हैं ना, तो दिस इज कॉल्ड एज द कंडीशनल स्टेटमेंट। और आप ये देख सकते हैं कि इस कंडीशनल स्टेटमेंट को बनाने के लिए हम लोगों ने ये ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर जो है, इस ग्रेटर देन वाले ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट मेरी बनी है, अब इसका आंसर अगर मैं देना चाहूं तो क्या दूंगा? 5 इज ग्रेटर देन 2, तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा यस इट इज ट्रू। तो देखा आपने कि जो रिलेशनल ऑपरेटर है उनको हम किस काम के लिए यूज कर रहे हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, क्योंकि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। अगर मैं ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज ना करूं ग्रेटर देन वाला, तो ये एक मीनिंगफुल कंडीशनल स्टेटमेंट बनी नहीं पाएगी। ठीक है, तो भैया एक मीनिंगफुल कंडीशनल स्टेटमेंट बनाने के लिए मुझे रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और ये जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं, इनका आंसर हमेशा किस में आता है? ट्रू में या फॉल्स में।
चलो एक दो एग्जाम्पल और लिख लेता हूं मैं। मान लो मैंने एक चीज देखते हैं यहां पे, मैंने बोला एक और एग्जाम्पल यहां पे। अब देखो a इज इक्वल टू 10 और मैंने बोला b इज इक्वल टू 6। तो अब बताओ जी a इज लेस देन b, इसका आंसर मेरा क्या आएगा? ठीक है, अब देखो a की जो वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू क्या है 10 और b क्या है 6। तो एक तरह से ये एक्सप्रेशन ये इवेल्युएट कर रही है कि क्या 10 इज लेस देन 6 है। तो ऑब्वियस बात है ये तो गलत है भाई। तो यहां पे इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा हमारे पास? फॉल्स। ठीक है जी। तो ये हमें पता लगा कि जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर हमने देखे, इन रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग किस लिए कर रहे हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट को बनाने के लिए। अच्छा जी, तो आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए, देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अपना मूव करते हैं। अभी हमने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ लिया, देन इसके बाद एक नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो फटाफट जल्दी से आप इसको नोट कर लें जल्दी से। नाउ अब ना मैं इसको हटा देता हूं और नेक्स्ट ऑपरेटर जो है उनके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट जो है थर्ड ऑपरेटर जो हमारे पास है, ठीक है, ये थर्ड ऑपरेटर है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, अब ये जो लॉजिकल ऑपरेटर कौन से हैं हमारे भाई? हमने अभी रिलेशनल ऑपरेटर तो पढ़ लिया, बट व्हाट अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर? तो देखो हमारे पास ना तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर हैं। एक लॉजिकल ऑपरेटर जिसका नाम है एंड, दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर है और तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट। ये तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास हैं ना। अब हम ये जानना चाहते हैं कि भैया ये जो तीनों तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इनका यूज क्या है भाई? अच्छा, अब देखो यहां पे क्या है, अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि यार जितने भी हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हम लोगों ने जो पढ़े, इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को हमने कहां यूज किया? इनका यूज करके हमने क्या बनाई? कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट बनाई। और ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट हमने इसको इस्तेमाल करके बनाई, इस कंडीशनल स्टेटमेंट का नतीजा क्या निकलता है? या तो ट्रू में आता है या तो ट्रू में देगा ये आंसर, या आपको किस में देगा? फॉल्स में देगा आंसर। अच्छा, अगर मान लो मेरे सामने सिचुएशन क्या आती है? अब सिचुएशन आती है मेरे सामने कि भाई मुझे क्या करना है? टू टेस्ट मोर देन वन कंडीशनल स्टेटमेंट। अब मेरे सामने सिचुएशन आई कि मुझे एक से ज्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट को कंपेयर करना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे? अब जरा देखो यहां पे, जब एक से ज्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट आएंगी आपके सामने, तो उस केस में आपको या तो एंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, या तो एंड का इस्तेमाल होगा या और का इस्तेमाल होगा। जब एक से ज्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट आएंगी तो देखो, अगर मान लो जैसे मैंने बोला एक से ज्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट है, और अगर मान लो उनके बीच में मैं एंड लगाता हूं या उन कंडीशनल स्टेटमेंट के बीच में मैं और लगाता हूं, तो भाई फर्क क्या पड़ेगा, मतलब होगा क्या? तो अब चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम। यहां पे मान लो कि मेरे पास मैंने एक कंडीशन नंबर 1 लिखी, पहली कंडीशन बना ली एंड, और एक सपोज मान लो मैंने दूसरी कंडीशन भी बना ली। दो कंडीशन है मेरी और मैंने इन दोनों कंडीशन के बीच में क्या लगा दिया? एंड लगा दिया। तो अब जरा देखें कि भैया अब जब ये केस एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास रिजल्ट किस तरह से आएंगे, क्योंकि अभी तो हमने वो देखा था जहां पे एक सिंगल कंडीशनल स्टेटमेंट हमने लिख दी थी और उसी के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आ रहा था। अगर वो सिंगल कंडीशनल स्टेटमेंट सही थी तो ट्रू आ रहा था, फॉल्स थी तो गलत आ रहा था। लेकिन भैया अब हमने तो यहां पे एक नहीं बल्कि दो कंडीशनल स्टेटमेंट लगा दी, तो भाई अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों का हिसाब किताब कैसे बनेगा? तो चलिए इसको जानते हैं यहां पे। अब देखो, अब अगर मान लो कंडीशन नंबर 1 मेरी ट्रू है, एंड लगा हुआ बीच में, और मान लो कंडीशन नंबर 2 भी मेरी ट्रू है।
अच्छा, और सिचुएशन ये बन सकती है कि मान लो पहली कंडीशन मेरी सही है, बट सपोज मान लो दूसरी कंडीशन जो दे रखी है वो गलत है, तो उसका आंसर फॉल्स में आ रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि पहली वाली का आंसर फॉल्स में आ रहा है और जो दूसरी कंडीशन है इसका आंसर ट्रू में आ रहा है। या ऐसा केस भी आ सकता है कि भाई पहली वाली का आंसर भी फॉल्स आ रहा है एंड दूसरे वाले का आंसर भी फॉल्स आ रहा है। तो भाई एक बात देखो, अगर दो कंडीशन मेरे पास है तो यही चार केस बनेंगे भाई, या तो दोनों कंडीशन ट्रू होंगी या दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी या एक ट्रू होगी और एक फॉल्स होगी, ऐसे ही चलेगा यहां पे। तो देखो, अगर मैं एंड ऑपरेटर लेके चल रहा हूं और इन सारी सिचुएशन के अंदर मेरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा, अब देखिए यहां पे फाइनल रिजल्ट मेरा किस तरह से बन के आएगा। यहां पे अगर मेरी पहली कंडीशन भी ट्रू है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तो मेरा फाइनल रिजल्ट बनेगा ट्रू। ठीक है, फॉल्स कब बनेगा, इसके अलावा जितने भी केस हैं उन सब केसेस में मेरा फाइनल आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, अब देखो यहां पे जरा कैसे। अब सपोज मैंने यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझाने के लिए। अब देखिए मैंने यहां लिखा 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5 इज ग्रेटर देन 4। अच्छा, अब मैं अगर जानना चाहूं कि भैया इसका आंसर क्या बनेगा, तो देखो 5 इज ग्रेटर देन 2 ये ट्रू है। ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 3 यार ये वाली बात भी ट्रू है एंड 5 इज ग्रेटर देन 4 ये वाली बात भी सही है। तो अब जितनी भी कंडीशन सारी ट्रू है ना, और हमने पढ़ा कि भैया इस केस में ओवरऑल आंसर क्या आएगा, हमारा ट्रू आ जाएगा। ठीक है, जब सारी कंडीशन सही होंगी और एंड लगा होगा तो हमारा फाइनल आंसर किस में आएगा, ट्रू में आएगा। बट सपोज अगर मान लो इस तरह से कुछ है 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5 इज ग्रेटर देन 5 एंड 5 इज ग्रेटर देन 4। अब हमारा इसमें आंसर क्या आएगा, अब देखो सिंपल सा हर कंडीशन को इवेलुएट कर लेता हूं। 5 इज ग्रेटर देन 3 बाई ट्रू है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन 5 इज ग्रेटर देन 5। अच्छा देखो 5 के बराबर होता है, ग्रेटर नहीं होता, तो भैया यहां पे आंसर आएगा हमारा फॉल्स। यहां पे क्या आंसर आएगा, फॉल्स। अच्छा, उसके बाद देखा 5 इज ग्रेटर देन 4, तो ऑब्वियस बात है यार ये वाली बात तो सही है, आंसर होगा ट्रू। अब चक्कर क्या है, यहां पे हमने लगा रखा है एंड, और एंड के केस में अभी हमने पढ़ा कि एंड के केस में हमारा ट्रू आंसर कब आता है, ट्रू सिर्फ तभी आता है जब सारी कंडीशन ट्रू हो। बट फिलहाल यहां पे सारी कंडीशन तो ट्रू नहीं है ना, एक बीच वाली फॉल्स हो गई, तो इस कारण से हमारा यहां पे आंसर क्या बनेगा, फॉल्स। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात कि जब मल्टीपल कंडीशन लिखी हैं और उनके बीच में हमने एंड लगा रखा है तो आंसर किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी आंसर ट्रू आएगा, अगर एक कंडीशन भी गलत हो गई तो आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे का कार्यक्रम अपना शुरू करते हैं। तो चलिए, अब आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब हम जरा नेक्स्ट, जैसे हमने एंड ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, अब जरा और के बारे में भी जान लें कि भैया और हमारे लिए क्या मदद करेगा, क्या बेनिफिट हमें देगा। तो चलिए अब जो और वाला ऑपरेटर है उसको समझते हैं। अब मान लो मैंने यहां पे कंडीशन 1 लिखी और कंडीशन 2, कंडीशन 1 डाल दी और लगा दिया इनके बीच में कंडीशन 2। अब सपोज केसेस लेके चलते हैं कि भाई क्या केसेस बन सकते हैं। अब वही केस है कि भाई पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन भी ट्रू, या पहली कंडीशन ट्रू बट दूसरी कंडीशन फॉल्स, या ऐसा भी हो सकता है कि पहली कंडीशन फॉल्स और दूसरी कंडीशन ट्रू, और लास्ट वाला केस है कि भाई पहली कंडीशन भी गलत और दूसरी कंडीशन भी गलत। अच्छा, अब भाई बनेंगे तो ये चार ही केस बनेंगे ना, दो कंडीशन है तो चार के अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। अब और की स्ट्रेटेजी क्या होती है, मतलब और में कैसे काम चलता है, अब देखो ध्यान से यहां पे और के केस में क्या है कि अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या बन जाएगा, ट्रू।
फॉल्स आपका रिजल्ट कब आता है? जब सारी दोनों जितनी भी कंडीशन दे रखी हैं सारी कंडीशन गलत होंगी, तभी आपका आंसर किस में आएगा? फॉल्स में आएगा। ठीक है जी। तो आपने ये ध्यान रखना है भाई। क्या ध्यान रखना है कि भैया और के अंदर क्या हिसाब किताब है? और के अंदर हिसाब किताब ये है कि भाई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा ट्रू। और गलत कब आएगा? भैया जब सारी ही कंडीशन गलत होंगी तभी तुम्हारा आंसर क्या बनेगा? फॉल्स बनेगा। ठीक है। अब जैसे मैं इसका कुछ एग्जांपल एक दो लिख देता हूं ताकि आपको और थोड़ा क्लियर हो। तो चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं इसका। अब मैंने लिखा जी 5 इज ग्रेटर देन 10 और 5 इज ग्रेटर देन 8 और 5 इज ग्रेटर देन 4। अब देखो मैंने यहां पे 1, 2 और 3 कंडीशन डाल दी। तो चलिए जरा फटाफट इसको भी इवेलुएट करते हैं। देखो पहली कंडीशन 5 इज ग्रेटर देन 10, भाई बिल्कुल बिल्कुल फॉल्स है ये तो। अच्छा और आगे बढ़े, 5 इज ग्रेटर देन 8, भैया ये भी गलत है, ये भी फॉल्स है। और अब दे रखा है नेक्स्ट 5 इज ग्रेटर देन 4, अरे यार ये वाली बात तो सही है। अब और के केस में हमने क्या पढ़ा था? और के केस में हमने ये पढ़ा था कि भैया अगर एक भी कंडीशन सही हो गई, अगर आपके उस केस के अंदर एक भी कंडीशन सही हो गई तो तुम्हारा रिजल्ट क्या बनेगा? तुम्हारा रिजल्ट बन जाएगा भैया ट्रू। ऑब्वियसली यार अब तुम समझ जाओ यहां पे कि भैया यहां पे पहली दो तो गलत थी बट लास्ट वाली ट्रू हो गई ना। और क्या कौन सा ऑपरेटर लगा रखा है बीच में? और ऑपरेटर लगा रखा है। तो इस कारण से इसका आंसर क्या बनेगा? ट्रू। फॉल्स आंसर कब बनता है? जब सारी की सारी कंडीशन गलत हो तभी फॉल्स बनेगा। बट जस्ट बिकॉज यहां पे एक कंडीशन ट्रू हो गई, इस कारण से इसका फाइनल रिजल्ट जो है, फाइनल आंसर जो है हमारा, वो ट्रू में तब्दील हो गया। अच्छा चलिए अब तीसरा जो ऑपरेटर्स में एक दे रखा है उसकी भी कहानी थोड़ी समझ लेते हैं भैया। अब देखो जो तीसरा ऑपरेटर मुझे दे रखा है उसका नाम है नॉट। अच्छा नॉट क्या करता है? ये आपके रिजल्ट को हमेशा उल्टा कर देता है। इट ऑलवेज रिवर्स द रिजल्ट। तो भैया जो भी तुम्हारा रिजल्ट निकल रहा होता ना, ये नॉट उसको उल्टा कर देता है। मतलब अब सिंपल सा ये समझ लो कि जैसे भैया तुमने एग्जाम्पल लिख देता हूं यहां पे इसका, जैसे यहां नॉट लगा हुआ है और आपने कंडीशन लिख दी भैया यहां पे कुछ। अब देखो यार ये कंडीशन है, अब इस कंडीशन का नतीजा या तो भैया ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। लेकिन अब इस कंडीशन के साथ हमने एक और चीज को लिख रखा है, उसका नाम है नॉट। तो भैया अब सिंपल सा तुम्हें समझ में आ रहा है, नॉट ऑफ ट्रू क्या होगा? फॉल्स। और नॉट ऑफ फॉल्स क्या होगा? यानी कि नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होगा? वो होगा ट्रू। तो ये नॉट ऑपरेटर क्या करता है? जो भी कंडीशन है उस कंडीशन के आंसर को ये उल्टा कर देता है। अब दिमाग में बात आएगी कि यार यूज कहां पे होगा? अरे भाई यूज होगा आगे जाके यूज होगा। ठीक है, कई केसेस में हम नॉट का इस्तेमाल करके देखेंगे, बट फिलहाल अभी एक पाइथन का रिवीजन टूर चल रहा है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा सोचना नहीं, अभी सिंपल इस चीजों को समझते जाओ क्या हो रहा है। भाई सीधी सी बात है, नॉट के बारे में क्या समझ लिया भैया? सिंपल सा है, नॉट क्या करेगा? जो भी कंडीशन होगी उसका जो आंसर आ रहा होगा, नॉट उसको भैया उलट देगा। ठीक है, सरकार पलट देगा बिल्कुल। ठीक है जी। तो अगर आंसर आपका ट्रू में आ रहा हो तो नॉट उसे फॉल्स कर देगा, फॉल्स में आ रहा हो तो नॉट उसे ट्रू कर देगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम यहां लिखते हैं, तो हमने सिंटेक्स लिख दिया। अब जरा एक एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं। मैंने लिखा नॉट ऑफ 8 इज ग्रेटर देन 4। अच्छा अब देखो जी, पहली बात नॉट 8 इज ग्रेटर देन 4। अब इसका आंसर क्या बनेगा? भाई ऑब्वियस बात है, सही बात है तो ट्रू बनेगा। लेकिन अब हमारा ये नॉट लगा हुआ यहां पे, तो नॉट ऑफ ट्रू क्या कर देगा? फॉल्स। तो यानी कि इसका जो फाइनल आंसर बन के आएगा मेरे पास, वो फाइनल आंसर क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा कौन सा ऑपरेटर था? ये था हमारा भैया लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक, तो आई होप आपको ये जो तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, और, नॉट, इनकी कहानी समझ में आई होगी कि भैया ये क्या करते हैं, क्या काम है इनका। ठीक है जी। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए,
फिर हम एक तीसरी जो कैटेगरी है ऑपरेटर की, उसके बारे में नेक्स्ट ऑपरेटर को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लें। ठीक, अब आपने वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो जी, अब हमारी कहानी चल रही थी ऑपरेटर्स की, ठीक है, और हमने उसमें अभी तक एक अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ लिया, उसके बाद सेकंड हमने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ लिया, थर्ड हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर को देखते हैं कि भैया नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास कौन सा है। तो देखिए अब यहां पे अब हम फोर्थ नंबर देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लिया। अब फोर्थ हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब भैया ये असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है भाई, इसको भी समझ लीजिए। ये जो सिंगल इक्वल आता है ना, ये जो सिंगल इक्वल है, ये बेचारा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। अच्छा, जैसे सपोज मान लो एग्जांपल के तौर पे इसको असाइनमेंट क्यों कहा जा रहा है, जैसे मान लो मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5, तो क्या हो रहा है इस लाइन में, यार इस लाइन में हो ये रहा है कि जो 5 वैल्यू है ये a नाम के वेरिएबल में क्या हो रही है, असाइन हो रही है। ये जो 5 वैल्यू है ये क्या हो रही है, a नाम के वेरिएबल में असाइन हो रही है। तो ये जो सिंगल इक्वल है ये मेरा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब देखो यहां पे तो असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी के अंदर ऐसा नहीं कि एक सिंगल ऑपरेटर यही बना हुआ है, नहीं भाई और भी है। अब क्या क्या है, अब देखो जैसे मान लो मुझे लिखना हो a इज इक्वल टू a प्लस 6, या मुझे ऐसा कुछ करना है a इज इक्वल टू a माइनस 2, या a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 3, या मुझे ऐसा लिखना है a इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 2, या a इज इक्वल टू a फ्लोर डिवीजन 5, या मुझे ऐसा लिखना है a इज इक्वल टू a मॉड 2, या ऐसे लिखना है a इज इक्वल टू a डबल स्टार 2। अब देखो क्या है, ये जितने भी हमने लिखे हैं यहां पे, इन सारों को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि यहां पे दिख रहा है यार a में ही ऑपरेशन होके a में ही स्टोर हो रहा है, तो हमारे पास ना इस तरह की स्टेटमेंट को लिखने का एक शॉर्टकट दे रखा है। जैसे a इज इक्वल टू a प्लस 6 ही करना है ना, a में ही ऐड करके a में डलवाना है, तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू 6, ठीक है। तो चाहे आप a इज इक्वल टू a प्लस 6 लिखें या आप a प्लस इक्वल टू 6 लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। और देखो यहां पे a माइनस इक्वल टू 2 है, उसके बाद a मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 है, उसके बाद अब जैसे a इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 2 लिखना है, इसको ऐसे लिखते हैं डिवाइड इक्वल टू 2। ये फ्लोर डिवीजन वाला है तो उसको भी ऐसे लिख सकते हैं a फ्लोर डिवीजन इक्वल टू 5। अब जैसे a इज इक्वल टू a मॉड 2 है तो मैं a मॉड इक्वल टू 2 लिख सकता हूं, या ये है तो इसको a डबल स्टार इक्वल टू 2 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास और कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर है, एक है प्लस इक्वल टू, एक है माइनस इक्वल टू, एक है मल्टीप्लाई इक्वल टू, एक है डिवाइड इक्वल टू, एक है फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, एक है मॉडुलस इक्वल टू, और एक्सपोनेंशियल इक्वल टू। तो भैया ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर की एक लिस्ट दे रखी है यहां पे, ठीक है जी। तो इसको आप फटाफट नोट कर लें, सो दैट उसके बाद फिर नेक्स्ट वैरायटी ऑफ ऑपरेटर की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। तो अब मैं इसको हटा देता हूं जी जरा, और अब आते हैं हमारे पांचवी वैरायटी, क्योंकि अभी हम लोगों ने 4 कर लिए। अब पांचवी वैरायटी जो है हमारे ऑपरेटर की, वो हमारा है दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब देखो ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है ये कौन से हैं हमारे पास 2 आइडेंटिटी ऑपरेटर हैं। एक का नाम है इज, ठीक है, एक है इज, और दूसरा जो है हमारा वो है इज नॉट। तो 2 आइडेंटिटी ऑपरेटर हैं, एक हमारा है इज
और दूसरा आइडेंटिटी ऑपरेटर है हमारा इज नॉट। अच्छा, अब ये ऑपरेटर दोनों करते क्या हैं, ठीक है। अब मैं यहां पे इनकी डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पे कि भाई दीज ऑपरेटर्स, यानी ये दोनों ऑपरेटर किस लिए यूज है, दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड, ठीक, टू चेक these operators are used to check whether two operands are identical और नॉट, कि भैया दो ऑपरेंड्स आइडेंटिकल हैं या नहीं हैं। अच्छा, अब जरा मैं ना एक छोटा सा पाइथन में पहले ओपन करके थोड़ा सा आपको दिखाता हूं, इसको एक बार चला के इसको। तो मैं पहले यहां पे पाइथन ओपन कर लेता हूं। तो भाई ये रहा, हमने पाइथन ओपन कर दिया। तो हाँ जी, चलिए पाइथन ओपन हो गया हमारा। अब ना मैं यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं, मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5, एंटर मारा, हो गया काम। a नाम से जगह बन गई होगी, 5 उसमें आ गया होगा। मान लो मैंने लिखा b इज इक्वल टू 5, सॉरी इज इक्वल टू 5, एंटर मार दिया। अच्छा जी, अब यहां पे अब मैं करता हूं a इज b, एंटर मारा, आंसर आ गया ट्रू। आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। अच्छा, अब मैंने लिखा c इज इक्वल टू 6, लिख दिया, एक और वेरिएबल लिया। अब मैंने यहां पे लिखा a इज c, एंटर मारा, आंसर आ गया फॉल्स। अब हमें लग रहा है अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि a इज b में ट्रू आ रहा है, इसका मतलब a और b की वैल्यू बराबर है, इसलिए ट्रू आ गया। और जब मैंने लिखा a c इज इक्वल टू 6 और फिर मैंने जब बोला a इज 6, तो इस केस में इसने क्या करा, आंसर दे दिया मुझे फॉल्स। ठीक है, अब जरा यहां पे ये समझते हैं कि भैया ये क्या मतलब हुआ यार यहां पे। अब मैं ना एक चीज आपको चला के दिखाता हूं, पहले जरा। एक ना a और b मैंने ले रखा है, ठीक है। मेरे पास ना एक फंक्शन है जिसका नाम है id। क्या नाम है, id। अच्छा, ये id फंक्शन क्या बताता है, जैसे भाई मैंने लिखा ना a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5, तो ऑब्वियसली यार क्या हुआ होगा, मेमोरी में एक जगह बनी होगी जहां पे a की वैल्यू स्टोर हुई होगी। अब एक पहले मैं इसको एक बार कॉपी करता हूं और अपना नोट पैड में लेकर जाता हूं, अपने पेंट ब्रश में, और वहां पे इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। देखो जी, अभी जो हमने एग्जाम्पल वहां पे बनाया उसके अकॉर्डिंगली ये था हमारा एग्जाम्पल पूरा, ठीक है। चलो जी, अब जरा इसको एक बार समझते हैं। अब जैसे मान लो यहां पे लिखा हुआ भैया a इज इक्वल टू 5, तो हमें क्या समझ में आया कि यार मेमोरी में एक जगह बनेगी, ठीक है, उस जगह का नाम होगा a और उसमें 5 आ जाएगा। और हमें लगा जब b इज इक्वल टू 5 है तो ऑब्वियस बात है एक और जगह बनेगी, वहां पे b आएगा और उसके अंदर भी 5 आ जाएगा। और फिर हमने जो लिखा है a इज b, तो इसका मतलब a और b की वैल्यू बराबर है ना, तो इसलिए ट्रू आ गया। और जब हमने लिखा c इज इक्वल टू 6, तो एक नई जगह बनी होगी, c वहां पे गया होगा, 6 उधर चला गया होगा। और जब मैंने बोला a इज c, यानी कि क्या a और c की वैल्यू बराबर है, तो आंसर आ गया फॉल्स। ठीक है, अब हमें अभी तक तो यही लग रहा है कि यार ऐसा ही हुआ होगा, तभी तो ऐसा आ रहा है ना। अच्छा, अब देखो क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम, एक कंपोनेंट जिसका नाम है id। जैसे मान लो अगर मैं करूं id ऑफ a, तो ये मुझे बता देगा कि a ने कंप्यूटर की मेमोरी में जो जगह ऑक्युपाई कर रखी है उसका लोकेशन नंबर क्या है। अच्छा, ठीक उसी प्रकार से अगर मैं id ऑफ b करूंगा, तो मेरे पास b वाले वेरिएबल ने मेमोरी में कौन सा लोकेशन नंबर रिजर्व कर रखा अपने लिए, जहां पे उसने अपना डेटा डाला हुआ है, उसका एड्रेस आ जाएगा मेरे पास। यानी कि एक तरह से id मुझे क्या बताता है कि भाई जो वेरिएबल्स हैं उन्होंने मेमोरी में जो जगह ऑक्युपाई कर रखी है उस जगह का लोकेशन नंबर क्या है, वो मुझे पता लग जाएगा यहां पे। तो चलो अब जरा मैं इस चीज को एक बार चला के देखता हूं कि भी क्या है। id ऑफ a और id ऑफ b निकाल रहे हैं हम लोग, पता कर रहे हैं कि क्या हुआ है यहां पे।
चलो जी, अब मैंने यहां पे पहले लगाया आईडी ऑफ ए, एंटर मारा, आ गया एक नंबर। अच्छा, मैंने आईडी ऑफ बी, यहां पे भी नंबर आ गया। अब जरा मैं इन दोनों डेटा को जरा मैं कॉपी करके वहां लेके जाता हूं। अच्छा, अब मैंने भाई ये निकाल लिया वहां से कि भाई कौन सा ऑप्शन बनेगा यहां पे। तो चलो जी, अब मैंने आईडी वाला जो निकाला, मैं जरा उसका आंसर यहां पेस्ट कर रहा हूं। लो जी, अब जो हमने आईडी वाला निकाला, मैंने उसका आंसर पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब देखो आईडी ऑफ ए, यानी कि ए का एड्रेस मेरे पास आ रहा है 140। अच्छा, बी का भी क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में 140 है, फिर 7355, यहां पे भी 7355 है, फिर 4762, भाई ये भी 4762 है, और फिर 3992, ये भी 3992 है। अब मैंने कहा कि भाई ये क्या घपलेबाजी हो रही है, ये क्या घपलेबाजी हो रही है, ए का एड्रेस भी सेम और बी का एड्रेस भी सेम आ रहा है। अब देखो यहां पे, अब असल में कलाकारी क्या हुई है, अब उसको समझो। देखो अब पाइथन कितना शाना है, वो क्या करता है, आपने a इज इक्वल टू 5 लिखा, उसने मेमोरी में एक जगह बनाई। अच्छा, इस जगह का लोकेशन नंबर क्या था यार, यही था 140735476239992। इस जगह का लोकेशन नंबर ये था, दिस इज द लोकेशन नंबर, और a इस लोकेशन नंबर का नाम हो गया, और यहां पे 5 आ गया। जब आपने उसको बोला कि भी b इज इक्वल टू भी 5 करो, तो उसने क्या देखा कि यार सेम वैल्यू तो है ना, तो अलग अलग इनको जगह देने की बजाय उसने क्या करा, सेम जगह दे दी। ठीक है, तो अब इसका मतलब, और जब मैंने a इज b लिखा, तो उसका मतलब आइडेंटिटी, यानी कि a की आइडेंटिटी और b की आइडेंटिटी सेम है। ऑब्वियसली यार, a भी इसी जगह को रेफर कर रहा है, b भी इसी जगह को रेफर कर रहा है, इसलिए इनका आंसर क्या आया, ट्रू, बिकॉज a और b दोनों सेम जगह को रेफर कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने c इज इक्वल टू 6 लिखा, वैल्यू कोई और डाली ना, तब इस केस में क्या होगा भाई, इसमें तो अलग ही जगह बनेगी, c उसमें 6 होगा, मान लो उसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा यहां पे। अब जब इसने a इज c करा, तो क्या a और c की आइडेंटिटी सेम है, क्या ये सेम जगह को रेफर कर रहे हैं, नहीं भाई, ये तो अलग अलग जगह को रेफर कर रहे हैं। इस कारण से इनका आंसर क्या आया, फॉल्स आ गया। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर ये बताता है कि जो जिन वेरिएबल्स के बीच में इसको लगाया है, क्या वो वेरिएबल्स की आइडेंटिटी सेम है, यानी कि वो वेरिएबल्स सेम जगह को ही रेफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो सेम जगह को रेफर कर रहे होंगे तो आंसर आएगा ट्रू, और अगर वो अलग अलग जगह को रेफर कर रहे होंगे तो आंसर आएगा फॉल्स। और आप ये ध्यान दीजिए, जैसे मैंने भी बताया यहां पे, जैसे a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 5 है, तो ये इस केस में क्या करता है, ये सेम वैल्यू है ना, तो ये अब इनको अलग अलग जगह देने की बजाय सेम जगह को ही इन दोनों को रेफर करवा देता है यहां पे। क्लियर? तो ये इस चीज का ध्यान रखना होगा आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर के केस में। ठीक है जी, तो हमने यहां पे आइडेंटिटी ऑपरेटर भी पढ़ लिया। अब इसके बाद एक लास्ट ऑपरेटर मेरे पास रह गया है, उसको मैं बताने जा रहा हूं, फटाफट आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो वीडियो रोक के इसको नोट करिए, और अब हम जरा आगे बढ़ते हैं अपने छठे ऑपरेटर की तरफ। तो हमारा 6th ऑपरेटर जो है वो है भाई मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर। अब देखिए इस मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होता है, इस मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर मेरे पास दो दे रखे हैं, एक है इन और दूसरा है नॉट इन। ये दो ऑप्शन है, एक है इन और दूसरा है नॉट इन। ठीक है जी, अब देखिए कैसे काम करते हैं। मान लो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, या मैं पाइथन में जाके इस एग्जांपल को लिखता हूं, फिर उसको यहां पे पेस्ट कर दूंगा। चलिए, मैंने लिखा यहां पे एम इन मोना। अब मैं जब इसको एंटर मारूंगा तो आंसर आ गया ट्रू। अब यहां लिखा है एम इन मोना, क्या एम कैरेक्टर मोना वर्ड में आ रहा है? ऑब्वियसली आ रहा है भाई, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू। अगर मैंने लिखता है यहां पे वाई इन मोना, तो आंसर क्या आएगा यहां पे अब, फॉल्स, क्योंकि वाई कैरेक्टर मोना के अंडर नहीं आता। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि मैं
स्ट्रिंग्स के ऊपर लगाऊं, मैं ये चीज लिस्ट के ऊपर भी लगा सकता हूं। जैसे माने मैंने लिखा 6 इन, अब एक लिस्ट बना देता हूं यहां पे 7 6 5 4 और एंटर मारा, तो यहां देखो आंसर क्या आ गया, ट्रू, क्योंकि 6 जो है वो इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, जैसे इन एंड नॉट इन भी चला के देख लेते हैं भाई एक बार। मानो मैंने लिखा 6 नॉट इन और ये क्या था 7 6 5 4, तो क्या 6 इस लिस्ट में मौजूद नहीं है? भाई ये तो गलत है क्योंकि मौजूद है। तो नॉट इन का मतलब है अगर वो उसमें मौजूद नहीं होगा तो ट्रू आंसर आएगा। जैसे अब देखो मैंने यहां लिखा 9 नॉट इन, ठीक है। अब मैं ये ऊपर वाली लिस्ट कॉपी कर लेता हूं और यहां लगा देता हूं, तो 9 नॉट इन दिस लिस्ट, यस 9 इस लिस्ट में नहीं है, तो आंसर आ गया ट्रू, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है, ये हमारा है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो दो हैं, इन और नॉट इन, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझ लेना क्योंकि ये हमारे आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। हम आगे जब कुछ क्वेश्चंस आगे देखेंगे तो इन मेंबरशिप ऑपरेटर का काफी हद तक इस्तेमाल होता है। तो आपको पता होना चाहिए मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है और किस तरह से काम करेंगे। तो भाई अब आज हमारा जो ऑपरेटर्स का टॉपिक था वो खत्म हुआ, ठीक है। ये वो सारे ऑपरेटर्स हैं जो आपको यूज करने होंगे, आपके लिए 12th के सिलेबस के अंदर जरूरी हो सकते हैं। हमने वो सारे ऑपरेटर्स पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा हुआ है पंक्चुएटर्स, तो उसके बाद हमारा टोकन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम जो और टॉपिक्स पढ़ने हैं उनके बारे में देखेंगे। तो फिलहाल अभी हमने आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। सो आज मैंने जितने भी ऑपरेटर्स आपको पढ़ाए, आपको उन सारे ऑपरेटर्स को ढंग से समझ लेना है, ठीक है, ताकि हम आगे के टाइम में जो आउटपुट के क्वेश्चंस हमारे आएंगे तो वो अगर हमें ऑपरेटर्स ढंग से पता होंगे तो हम उनको भी ढंग से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि भैया अभी तक आपको जितना भी कुछ कराया मैंने, आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज में आपको टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को रिपीट कर करके बार बार सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है जी। सो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, हम लोग आगे के टॉपिक से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए बाय, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।